मित्रों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज की कहानी जो है या दर्दनाक घटना कह लें, अगर आप सच्चे हृदय से आपने किसी से प्यार किया होगा, प्रेम किया होगा, तो शायद आपको रुला देगी। और अगर आप कभी प्रेम नहीं किए होंगे, प्रेम को नहीं महसूस किए होंगे, तो शायद आपको हंसी आएगी कि क्या ऐसा भी प्रेमी कोई हो सकता है। जी हाँ दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 7 साल पहले, और जगह है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के पडरौना शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर फूलपुर गांव से, जो कि हमारे देवरिया जिले से बगल में ही पड़ता है, कुशीनगर जिला। दोस्तों फूलपुर गांव में गुंजन नाम का एक लड़का होता है और उसी गांव की एक लड़की होती है स्वीटी। दोनों ही 12वीं क्लास के छात्र हैं और बगल के ही इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़का थोड़ा सा गरीब परिवार का है, लड़की एक अच्छे खासे घर की है। दोस्तों दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इनके प्यार की चर्चा धीरे धीरे साथ के बच्चों में, पढ़ने वाले लड़कों में, लड़कियों में होने लगी थी, क्योंकि वास्तव में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्यार था। और ये घर से स्कूल जाते समय या लौटते समय कहीं ना कहीं मुलाकात कर लिया करते थे, कुछ बातें कर लिया करते थे। धीरे धीरे यह बात लड़कों तक तो थी ही, गांव में भी थोड़ी बहुत सुनने में आने लगी। दोस्तों स्वीटी का घर परिवार ठीक था और इज्जतदार लोग थे, और कहीं ना कहीं गुंजन का परिवार भी ठीक था, मतलब इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। जब घर के लोगों को थोड़ी बहुत इनके प्यार की भनक पड़ी तो स्वीटी के घर वालों को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, क्योंकि उसके परिवार में, उसके खानदान में ऐसा कुछ कभी सुनने को नहीं आया था कि कोई लड़की किसी गांव के लड़के से प्यार मोहब्बत कर बैठी हो। स्वीटी के बड़े भाई की औरत को माध्यम बना करके घर वालों ने कहा कि थोड़ा बहुत इसको समझा दो कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, तो अगर ये ऐसा ना करती हो, कहीं गलत अफवाह हो, तो अपने अंदर सुधार कर ले। क्योंकि घर के लोगों को ऐसा विश्वास अभी नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि स्वीटी घर की बहुत दुलारी थी, बहुत प्यारी थी सबको। अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, 2 भाई थे उसके। परिवार की बड़ी दुलारी थी, इस वजह से किसी ने डांटा बोला नहीं, बल्कि एक थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया, एक तरह से पूछने का प्रयास किया गया। और यह काम उसकी भाभी ने किया कि तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, अगर इसमें कुछ है तो बता दो, और अगर कुछ नहीं है तो अपने अंदर थोड़ा सुधार करो, ताकि इस तरह की बात कोई ना करने पाए। सेम यही स्थिति गुंजन के घर की भी थी। गुंजन के घर के लोगों ने भी जब यह बात जाना तो उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत समझा दिया कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं से तुम लोगों ने बातचीत किया है, कहीं रास्ते वगैरह में कहीं तुम लोगों को किसी ने कुछ भी बात करते हुए देख लिया हो और कहीं उसका गलत अर्थ निकाल रहे हो, क्योंकि जब दोनों से पूछा गया, घर के लोगों ने थोड़ी बहुत जब पूछने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसे ही अफवाह उठाया जा रहा है। तो दोनों को घर के लोगों ने थोड़ा बहुत समझा करके छोड़ दिया। दोस्तों सच्चाई तो यही थी कि इनके बीच खिचड़ी पक रही थी प्रेम की, और लगभग महीने 1.5 महीने गुजरने के बाद से यह बात फिर से अन्य लोगों के द्वारा या स्कूल के बच्चों के द्वारा, आप तो समझते ही हैं कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के मामले में सपोर्ट करते हैं, और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो जलन बस या जो भी कह लीजिए, वह इस तरह की बातों को घर के लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो एक बार दोबारा से 1.5 महीने बाद इस बात पे चर्चा होने लगी, तो इस बार स्वीटी के घर वाले थोड़ा सा सख्त हो गए, और मर्दों ने नहीं बल्कि घर की औरतों के ही माध्यम से, स्वीटी की माँ, स्वीटी की भाभी, तो भाभी और माँ के द्वारा उसको समझाया गया कि देखो तुम कुछ न कुछ गलत कर रही हो, और भले तुम कहती हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो है, तभी यह बात उठ रही है, क्यों नहीं यह बात किसी और को कहते हैं लोग। ऐसी ही स्थिति गुंजन के यहाँ भी थी। हालांकि लड़कों को लेकर के लोग इतनी चिंता नहीं करते इस तरह के मामलों में, और थोड़ा बहुत घर के लोगों ने समझाया जरूर था उसको भी कि देखो इस तरह की बात सुनने में आ रही है और अपने परिवार के लिए ये बहुत बुरा होगा। गुंजन के ऊपर भी और स्वीटी के यहाँ भी घर के लोगों ने ऐसा शक्ति दिखाया कि अगर इस तरह की बात दोबारा सामने निकल करके आती है तो शायद तुम्हारा स्कूल हम लोग बंद करवा देंगे। कुछ महीने और गुजरे, बोर्ड एग्जामिनेशन लगभग 2 महीने बाद थे, लेकिन एक बार फिर से
चूंकि इनका मिलना जुलना थोड़ा सा कम जरूर हुआ था, लेकिन अब यह मिलना जुलना चिट्ठी पत्री का रूप ले चुका था। यानी गुंजन भी अपने दोस्तों की मदद से और स्वीटी भी अपने सहेलियों की मदद से, या फिर स्कूल के जो दोस्त होते हैं, स्कूल की जो सहेलियां होती हैं, उनके माध्यम से इनके बीच में चिट्ठी पत्री का यानी लव लेटर्स का आदान प्रदान होने लगा था। हालांकि ये चिट्ठी पत्री का ज़माना नहीं है, मोबाइल का ज़माना है, और तब भी था, लेकिन चूंकि मोबाइल से बात करने का कोई माध्यम इनके पास था नहीं, क्योंकि स्वीटी के घर पर भी अगर मोबाइल वगैरह थे तो वो गार्जियन लोगों के पास ही थे। उसकी भाभी के पास या माँ के पास कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, और गार्जियन लोग तो देते नहीं फ़ोन पर बात करने के लिए। और सेम सिचुएशंस लगभग इसके पास थी। अगर ये कहीं से गुंजन बात करना भी चाहता उससे, तो किसके नंबर पर फ़ोन करके बात करता। तो इन लोगों में बातचीत तो बिल्कुल लगभग बंद हो चुकी थी, क्योंकि निगरानी बहुत ज़्यादा हो गई थी इनके ऊपर। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं यह बात भी खुल करके सामने आ गई स्कूल से या जैसे भी, कि इन लोगों के बीच अब लव लेटर्स का आदान प्रदान हो रहा है। और जब यह बात स्वीटी के भाई तक पहुंची कि वह चिट्ठी अपने कॉपी वगैरह में रखा करती है, तो उसने अपनी पत्नी को यह ड्यूटी दिया कि थोड़ा उसका कॉपी किताब वो चेक कर लिया करे। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि एक लव लेटर उसकी कॉपी में उसकी भाभी ने पकड़ लिया। उसके बाद फिर क्या था, एक बहुत बड़ा प्रमाण मिल चुका था घर के लोगों को। तब जाकर के स्वीटी के घर वाले हद से ज़्यादा सख्त हो गए, और लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन से लगभग 1 महीने पहले स्वीटी का स्कूल जाना घर के लोगों ने बंद करवा दिया। स्वीटी के घर वाले अच्छे थे, उनके घर में सब लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई बंद की जाए या डिस्टर्ब हो। लेकिन फिर भी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, गांव के ही एक टीचर थे, उनकी क्लास लगा दी गई कि भैया आप आकर के इसको घर पर थोड़ा सा 1-2 घंटे पढ़ा दिया करेंगे। गुंजन के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो अपना स्कूल जाता रहा, लेकिन तड़प जो है वह तड़प बढ़ती ही जा रही थी। और इसी सिचुएशन में बोर्ड का पेपर हुआ, और रिजल्ट जब आया तो गुंजन के नंबर बहुत कम आए थे। हालांकि पास तो सभी हो जाते हैं आजकल, लेकिन फिर भी स्वीटी के नंबर अच्छे खासे आए थे। और घर के लोगों ने ये तय किया कि हम इसको पढ़ाएंगे, जो कि मामला अब थोड़ा बहुत शांत होता हुआ दिख रहा था इन दोनों के बीच में। दोस्तों, 12वीं की पढ़ाई गुंजन की हो चुकी थी। इनका पारिवारिक हालात बहुत अच्छा नहीं था, बड़े भाई दिल्ली रहा करते थे, तो घर के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके उसको दिल्ली भेज दिया बड़े भाई के पास, और अब वो दिल्ली रहने लगा। लेकिन दिल्ली रहने के बावजूद भी, जैसे गांव में भी होता था, किसी न किसी तरीके से सहेलियों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से चिट्ठी पत्री इनकी पहुंच जाया करती थी। वैसा ही कुछ हुआ, और वह अपने दोस्त के पास चिट्ठी भेजा करता था। लव लेटर कहें तो लव लेटर भेजा करता था अपने दोस्त के पते पे। लव लेटर का ज़माना तो कभी नहीं बंद होगा, लेकिन चिट्ठियों का ज़माना तो अब रहा नहीं कि गांव में किसी के पास चिट्ठी आए और फ़ोन पर वह अपनी बात सीधा अपनी प्रेमिका से कर नहीं सकता था। तो लव लेटर ही एक माध्यम था। उसने अपने दोस्त को ऐसे सेट कर रखा था कि दोस्त डाकिए के पास जाकर के बोल दिया था कि मेरे नाम की कोई चिट्ठी आए तो आप मुझे पकड़ा दिया करना, मैं आपके पास आकर के खुद ले लिया करूँगा, गांव में मत लेकर के आना। तो ऐसा ही चलता रहा। गुंजन दिल्ली से चिट्ठी लिख करके भेज दिया करता था, और यह कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके किसी न किसी माध्यम से स्वीटी के पास उस चिट्ठी को पहुंचा दिया करता था। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा, और लगभग 2 साल का दिन निकल गया। ऐसे ही गुंजन के घर वालों ने गुंजन की शादी की तैयारी कर ली, क्योंकि गुंजन का भाई अगर दिल्ली जाने के बाद साल भर में 4 बार घर आता था, तो गुंजन कहीं 8 बार 9 बार घर आ जाया करता था। हर दूसरे तीसरे महीने वह घर आ जाता था किसी न किसी बहाने, और यह घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, और उन लोगों को कहीं न कहीं मन में ये डाउट रहता था कि यह स्वीटी के चक्कर में ही बार बार आ जाया करता है गांव में। इस वजह से घर के लोगों ने उसकी शादी कराने की तैयारी कर ली, और उसके गांव से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर गोठा नामक एक जगह है, वहाँ पर उसकी शादी तय कर दी गई। और शादी हुई भी, सीमा नाम की लड़की से शादी उसकी हुई, और शादी उन्होंने गुंजन की बड़ी सुंदर लड़की से कराई थी। सीमा अपने आप में बहुत ही सुंदर थी, और सुंदरता के मामले में स्वीटी से किसी भी तरीके से कम नहीं थी। घर के लोगों ने जानबूझकर उसकी ऐसी शादी कराई ताकि
अच्छी और सुंदर पत्नी पा करके उसका मन स्वीटी की तरफ से हटेगा और अपनी पत्नी की तरफ उसका खिंचाव बढ़ेगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। थोड़ा सा जिम्मेदारी समझेगा और बाहर अच्छे से रह करके कमाई करेगा। दोस्तों, सुंदर पत्नी पा करके अब गुंजन को जैसा भी लगा हो, जो भी खुशी मिली हो, पत्नी कुल मिलाकर के हर तरीके से अच्छी थी, सुशील भी थी, लेकिन पढ़ी लिखी भी थी। अब उसकी कितनी बनती थी सीमा से, अब ये तो वही जाने, लेकिन स्थिति ऐसी ही चलती रही और लगभग 1 साल बाद स्वीटी की भी शादी उसके घर के लोगों ने तय कर दी, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं न कहीं भनक मिल जाया करता था कि यह किसी न किसी तरीके से कभी कभार उससे चिट्ठी पत्री के माध्यम से या फिर डायरेक्टली भी मिल लेती है, बात कर लेती है। यानी उन लोगों को यह पूरी तरीके से अंदेशा था कि स्वीटी आज भी सुधरी नहीं है और किसी न किसी तरीके से गुंजन के साथ अभी भी संपर्क में है। घर के लोग पढ़ाना तो उसको काफ़ी चाहते थे, लेकिन मजबूरन उसकी भी शादी घर के लोगों ने तय कर दिया, क्योंकि वो लोग भी देखते थे कि गुंजन बाहर तो रहता है, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने गांव में आ जाता है और उनके गांव के चक्कर लगाता रहता है। गुंजन के अंदर यह कमी कहिए या खासियत कहिए, वह गांव में आने के बाद बिना एक चक्कर स्वीटी को देखे चैन नहीं लेता था। किसी न किसी तरीके से वह घूम फिर करके, चूंकि अपना गांव था, गांव में तो कोई रोक सकता नहीं है किधर भी जाने से, तो वह किसी न किसी तरीके से उसकी एक झलक पा लिया करता था और उसी से संतुष्ट था। उनके प्रेम की गहराई को हम किस तरीके से बता सकते हैं, बस इतना था कि स्वीटी भी कहीं न कहीं उसको देख करके ही सुकून पाती थी और गुंजन को भी एक झलक अगर मिल जाती थी स्वीटी की तो वह खुश हो जाता था। दोस्तों, स्वीटी की शादी हो गई और गुंजन का मन बिल्कुल अब बेचैन सा रहने लगा, क्योंकि वह बिना देखे लगभग स्वीटी को गए हुए 3-4 महीने गुजर चुके थे। उसका मन नहीं लगता था। हालांकि वो गया था दिल्ली, लेकिन दिल्ली से घर आया और अब यहाँ से इस कहानी में ट्विस्ट पैदा होता है, असली जो इस कहानी का मूल है। दोस्तों, गुंजन एक दिन अपने घर के लोगों को कहता है कि अब मैं भैया के पास दिल्ली नहीं जाऊंगा, बल्कि अब मैं अपने दोस्त के पास गोवा जाऊंगा, वहां पर बिल्डिंग का काम सीखूंगा। घर के लोगों को लगता है कि चलो दिल्ली तो पास में है, दिल्ली से बार बार गांव भी चला आता है, गोवा बहुत दूर पड़ता है, 2 दिन का टाइम लग जाता है केवल जाने में, 2 दिन आने में, तो कम से कम दूर जाकर के रहेगा तो अच्छा भी रहेगा, बार बार ये गांव में आएगा भी नहीं। तो यह सोच करके घर वाले थोड़ा सा खुश होते हैं कि चलो। और पत्नी सीमा, एक बात और बताते चलें कि सीमा तक भी यह बात कहीं न कहीं पहुंच चुकी थी, लेकिन वह सीधे तौर से कभी लड़ाई नहीं करती थी, कोई झगड़ा नहीं करती थी गुंजन से, क्योंकि इस तरह का कुछ उसके सामने माजरा कोई हुआ नहीं था कि वह लड़ाई करे बेवजह। लेकिन गांव तो गांव होता है, कहीं न कहीं से बात उस तक पहुंच चुकी थी, पहुंचती रहती थी और उसको यह चीज़ पता थी कि मन में ये रहता था कि शादी इनकी भले हो गई है, लेकिन इनका ध्यान अभी भी उस लड़की की तरफ है। तो उसको भी निश्चिंतता हो गई, यानी सीमा भी खुश थी कि चलो यह दूर चले जाएंगे तो बार बार आएंगे नहीं। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज होती है, उसको गुंजन से काफी लगाव था, काफी प्यार था सीमा को, लेकिन दूरी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन प्यार में जलन शायद बर्दाश्त नहीं हो पाती। उसको कहीं न कहीं यह मंजूर था कि मेरा पति साल भर पर आए, 2 साल पर घर आए, यह मुझे मंजूर है, लेकिन यह किसी और के बारे में सोचे, किसी और को देखना चाहे, किसी और को पसंद करे, यह उसको भी मंजूर नहीं था। दोस्तों, ऐसा ही हुआ, लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि लगभग 3 महीने के बाद, गुंजन के जाने के लगभग 3 महीने के बाद, सीमा का मायका जो था गोठा, उसके चाचा का लड़का एक दिन आता है और कहता है कि दीदी, जीजा जी कहाँ रहते हैं, बाहर कहाँ पे रहते हैं। सीमा बताती है कि तुम्हारे जीजा जी तो गोवा रहते हैं, बिल्डिंग का काम सीखते हैं। चाचा का लड़का बोलता है कि दीदी, मैंने उन्हीं के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, पहले वो चेहरा चिकना था, अब थोड़ी सी दाढ़ी मूंछ वगैरह है, और मैंने उनको बैसा गांव में, वहां पर मैंने उनको देखा, वहां चौराहे पर एक सब्जी की दुकान चलाते हुए देखा, ठेले पर। तो इसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी, वह एक बार को हंसती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो गोवा रहते हैं। और यह बात थोड़ी सी नॉर्मल वे में लेकर के और चाचा का लड़का चला जाता है। लेकिन बाद में इसको ध्यान आता है कि बैसा जगह पर ही तो स्वीटी की शादी हुई है, यानी गुंजन की जो प्रेमिका थी, यानी मेरे पति की जो प्रेमिका थी, उसकी शादी बैसा में ही तो हुई है। और वह इनको कह रहा है कि बैसा में ही मैंने देखा है, बैसा के चौराहे पे। तो इसका दिमाग खटकता है।
वह दोबारा अपने उस चाचा के लड़के को यानी छोटे भाई को फ़ोन लगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने उन्हीं को देखा था। वो बोलता है कि दीदी बिल्कुल सेम टू सेम मुझे तो वही लगे, लेकिन आप कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं चुप हो गया। वह कहती है कि एक बार दोबारा तुम जाओ और कंफर्म करके आओ, क्योंकि अब इसके मन में शंका होना चालू हो गया था। ये अपने बड़े भाई को भी साथ में लगा देती है कि भैया थोड़ा सा चाचा के लड़के को लेकर के जाइए बैसा, और वहाँ पर ऐसी ऐसी बात ये बता रहा है तो थोड़ा सा इसको कंफर्म करके आइए। और ऐसा ही होता है। उसका बड़ा भाई और चाचा का लड़का दोनों जाते हैं बैसा, और जिस चौराहे पर बैसा के देखा था उसने, उस चौराहे पर वो पूरा दिन लगभग निकाल देते हैं कि कहीं तो नज़र आए, लेकिन कहीं नज़र नहीं आता उनका जीजा। और लगभग शाम के टाइम में वह गांव से ठेला लेकर के अपना सब्जी काटता हुआ दिखता है। फिर ये चाचा का लड़का दिखाता है कि देखो तो जरा वही है या नहीं है। तो कुछ देर तक चूंकि ये छुप करके देख रहे होते हैं, जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ सुनने के बाद चाल चलन तरीका सब कुछ देखने के बाद शरीर की कद काठी से ये कंफर्म हो जाता है कि ये जीजा जी ही हैं, और इसमें अब कोई शंका नहीं रह जाती। बस हल्की सी दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन है तो वही। लेकिन ये यहाँ पे कैसे हैं, इस चीज़ को देख करके उस सीमा के भाई का माथा बिल्कुल खराब हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो चुपके ही देखते हैं। जब इनको इत्मीनान हो जाता है कि नहीं ये हमारे जीजा जी ही हैं, तब वो तय करते हैं कि ये कहीं न कहीं तो रहते होंगे, उसका भी ठिकाना हम देख लेते हैं। तो लास्ट में ये देखते हैं कि चौराहे के ही किनारे लास्ट में एक घर है, बड़ा सा बना है, उसी में किराए पर लेकर के ये अपना आगे ठेली लगाते हैं और उसी में कमरा लेकर के रहते हैं। उसके बाद वापस आते हैं और आकर के फ़ोन पर बताते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं फ़ोन पर ना बताओ, तुम मेरे पास आओ। सीमा अपने गांव बुलाती है। फिर ये फूलपुर जाते हैं, सीमा को पूरा कंफर्म कराते हैं कि नहीं वो जीजा जी ही हैं जो सब्जी की दुकान बैसा में लगा रहे हैं, जिनको हमने देखा। अब तो सीमा का पारा बिल्कुल चढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा वो टेंशन में हो जाती है, हद से ज़्यादा। इतना कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अपने आप को मार लूँगी, क्योंकि भाई किसी भी औरत के लिए यह बड़ी बदनामी की बात होती है कि उसका पति किसी और के चक्कर में इस तरह की हरकत करे। वह बिल्कुल अब बेकल हो जाती है और अगले ही दिन कुछ न कुछ बहाना बना करके मायके जाने का और घर वालों से बोल करके और निकल जाती है कि मैं मायके जा रही हूँ। लेकिन वो मायके न जा करके तीनों, उसके चाचा का लड़का, ये और एक और बंदे को ये साथ में लेते हैं, जो कि घर का ही है, भाई लगता है, यानी 3 भाई और एक ये बहन सीमा। तो दोस्तों सच्चाई यही थी कि गुंजन बाहर तो गया था, लेकिन तीसरे दिन ही वो वापस आ गया था, क्योंकि उसके मन में एक बड़ी अच्छी प्लानिंग फिट हो चुकी थी कि वह कैसे स्वीटी को देख सकता है, एक झलक उसकी कैसे पा सकता है। उसने प्लान यही बनाया था कि वह स्वीटी के गांव के चौराहे पर, जो चौराहा है वहाँ एक रूम लेगा, वहीं रहेगा, सब्जी का धंधा करेगा, ठेली पर सब्जी लेकर के गांव में बेचने जाएगा। चूँकि वह बीच में ही जब स्वीटी की शादी हुई थी तो ये तो उस शादी में नहीं गया था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वह मोटरसाइकिल से बीच में 3-4 दफ़ा जा करके और उसका घर देख चुका था। तो इसने देख लिया था कि स्वीटी का घर बिल्कुल रास्ते पर ही था, गांव का जो मेन रोड था उसी पर था। और वहीं से इसके दिमाग में प्लानिंग आई कि यह सब्जी वाले के फेरी के बहाने उस रास्ते से जाएगा, आएगा, वहाँ पर रुक भी सकता है, क्योंकि सब्जी वाला रहेगा तो बिना रोक टोक, और उसको देख पाएगा। और इसी वजह से उसने थोड़ी सी हल्की सी दाढ़ी बढ़ा ली थी, ताकि कोई अन्य मुझे अगर देखता है तो वह पहचान ना पाए कि ये गुंजन ही है। इसीलिए उसने थोड़ी सी दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली थी, लेकिन अंततः वह पहचान ही लिया गया और जो नहीं होना था वो हुआ। स्वीटी एक दुल्हन थी और एक अच्छे परिवार की वो बहू थी। वह घर से बाहर निकल करके गुंजन से न मिल सकती थी, न बात कर सकती थी, अपने घर के किसी भी कोने से बस उसको देख सकती थी। जब पहली बार गुंजन को उसने देखा था एक सब्जी वाले के रूप में, जब सब्जी ले लो की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, तो वह अवाक रह गई थी कि ये तो गुंजन की आवाज़ है, वह मेरे गांव में ऐसे कैसे। और जब पहली बार उसने देखा था तो वह 2-3 दिन तक लगातार रोती रही थी, और रोने का उसके पास मौका भी था, क्योंकि पति बाहर रहते थे। परिवार वालों से छुप करके वह खूब रोई थी, 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा रोई थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी कि गुंजन मेरे लिए इस हद तक प्यार की गहराई में डूब चुका है कि मेरे लिए एक सब्जी वाला, एक फेरी वाला बन गया, सिर्फ मुझे एक नज़र देख लेने के लिए।
उसकी तकलीफ को समझते हुए ही जब भी वह उसके घर के सामने से जाता था, आवाज लगाता था या रुकता था सब्जी लेकर के, तो वह कहीं न कहीं एक कोने से उसके तरफ देख लिया करती थी और अपने घर के लोगों के माध्यम से कुछ न कुछ सब्जी उसकी जरूर मंगा लेती थी। उसके मन को भी तसल्ली हो जाती थी, ये मेरे गुंजन के हाथ का छुआ हुआ सब्जी है, उसकी तसल्ली उसको मिल जाती थी। इस प्यार की गहराई को दोस्तों अगर महसूस करें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसको महसूस कर पाएंगे, जिन्होंने जीवन में हद से ज़्यादा प्यार, सच्चा प्यार किसी को किया होगा, वही महसूस कर पाएंगे उस गुंजन के दर्द को, उस स्वीटी के दर्द को। दोस्तों, जब सीमा 3 भाइयों के साथ बैसा के उस चौराहे पर पहुंचती है तो भाई उसको लेकर के उस घर के सामने जाते हैं जिसमें किराए पर वो रहा करता था। शटर वाला कमरा था, जैसे आमतौर पे दुकानों के लिए लोग बनवाते हैं, उसके अंदर वो रहा करता था। और जब शटर के सामने जा करके अपनी बहन को खड़ा करते हैं ले जाकर कि जीजा जी इसी के अंदर रहते हैं, तो एक बार को सीमा का दिल धक धक करने लगता है। अजीब सी स्थिति उसके मन में होती है कि जब मैं उनको सामने देखूंगी इस हालत में, इतनी बड़ी धोखेबाजी के साथ, इतना बड़ा चीटिंग मेरे साथ करते हुए जब मैं सामने पाऊंगी तो मैं कैसे क्या करूंगी इनका। गुस्सा भी था, तनाव मन में, अजीब तरह की स्थिति थी। ये ठकठकाते हैं शटर पे और जब वो अंदर से पूछता है कौन है, तो ये बोलते हैं कि उठाइए शटर, क्योंकि अंदर से उसने बंद किया हुआ था। और जब शटर वो उठाता है और जब सामने अपनी पत्नी को देखता है, अपने ससुराल के लोगों को देखता है, तो बिल्कुल अचेत जैसी स्थिति में हो जाता है और अवाक रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब पैरों के नीचे से धरती निकल गई हो, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। और बिना कुछ बोले पीछे जाकर के एक तख्ता जो उसने रखा हुआ था उसमें, उस पर बैठ जाता है। दोस्तों, उस स्थिति का हम वर्णन नहीं कर सकते कि वह स्थिति कैसी रही होगी, क्या क्या बातें हुई होंगी, लेकिन इतना जरूर हुआ कि बात थोड़ी थोड़ी होते होते इस हद तक पहुंच गई कि सीमा ने भी अपने पति गुंजन को 3-4 थप्पड़ मारे और उसके तीनों भाइयों ने भी मिल करके उसको काफी अच्छी तरीके से पिटाई किया, मारा पीटा उस कमरे के अंदर ही। लेकिन धीरे धीरे चौराहे पर से और लोग इकट्ठा हो गए, मकान मालिक भी आया और जब उसको यह पता चला कि यह इसकी पत्नी है और पत्नी को धोखा कर, तो वह भी गुस्सा होता और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अंततः तीनों भाई और गुंजन की पत्नी गुंजन को लेकर के कहीं और न जाकर के सीधा फूलपुर आते हैं, यानी उसके गांव, और पूरे गांव में यह बात बिजली की तेजी के साथ फैल जाती है कि गुंजन तो बाहर न जाकर के इस तरीके से ये काम करते हुए और उस लड़की के चक्कर में वहां पे रहा करता था, ये काम करता था। मतलब पूरे गांव में बिल्कुल सनसनी फैल जाती है, क्योंकि शायद इस तरह की घटना उन लोगों के सामने कभी हुई नहीं थी और शायद आपके सामने भी नहीं हुई होगी, मेरे सामने भी नहीं हुई। ये थोड़ा सा किस्सों कहानियों में भले कहीं सुनने को मिल सकता है इस तरह का, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था। बिल्कुल शॉकिंग न्यूज थी। गुंजन की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि वह इतना ज्यादा शर्मिंदा था, शायद गुंजन का मन एक बार को हो रहा था ऐसा कि वो अपने आप को खत्म ही कर ले, क्योंकि इतनी शर्मनाक स्थिति का सामना करने के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है। गुंजन भले ही प्यार में बहुत हद तक डूब चुका था, लेकिन खुल करके वह कभी सामने नहीं आया था समाज के। वह जो भी करता था छुप छुपा करके ही करता था और अब उसका प्रेम पूरी तरीके से उजागर हो चुका था खुल करके। इस वजह से वो इतना शर्मिंदा था कि वह सोच नहीं पा रहा था कि मैं जीऊंगा कैसे आगे। लेकिन थोड़ा बहुत घर वालों का सपोर्ट मिला और पत्नी ने भी थोड़ा सा प्यार जताया उसके साथ कि अब से भी सुधर जाओ, मैं मौका दे रही हूँ तुम्हें सुधरने का, क्योंकि पत्नी सीमा उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी उसको। चूँकि उसके बड़े भाई को सूचना दे दी गई थी, वह आया और 3 दिन रुकने के बाद से वह गुंजन को लेकर के दिल्ली चला गया। और दोस्तों, लगभग इस कहानी का खात्मा यहीं पर हो जाता है। आज की डेट में गुंजन का एक लड़का है। अब स्वीटी जो कि अपने ससुराल में है, अपने पति के घर में है, उसकी तकलीफ शायद कोई महसूस नहीं कर सकता। गुंजन की तकलीफ भी शायद कोई महसूस न कर पाए कि जमाने के हिसाब से उन लोगों को सही होना पड़ा, लेकिन अंदर जो तकलीफ रही होगी, जो तकलीफ हुई होगी गुंजन के अंदर जो थी, उसने जो जो किया, यह याद करके स्वीटी को
कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरे लिए मेरा प्रेमी सारी दुनिया छोड़ करके मेरे गांव के मेरे चौराहे पर आकर के एक सब्जी वाला बन करके फेरी वाला बन गया, सिर्फ मुझे एक झलक देखने के लिए। इतना प्यार कौन करता है किसी को। हालांकि इसको हम प्यार कहें या पागलपन कहें, ये आप पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन यह प्यार की एक हद थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया में दोस्तों हर प्यार का, हर गहरे प्यार का, हर दिल से किए गए प्यार का अंजाम शायद यही होता है, और यही गुंजन के साथ और स्वीटी के साथ हुआ।